क्या दिक्कत है? संविधान से देखिए, किसी भी उस व्यक्ति को दिक्कत होगी जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे में विश्वास नहीं रखता होगा, इन सब से दूर होगा, उसको संविधान से नफरत होगी। जो केवल अपने विषय में सोचेगा, स्वार्थी होगा, अहंकारी होगा, अन्याय और अत्याचार करने वाला होगा, लोगों से प्यार नहीं करता हो, नफरत फैलाने वाला, घृणा फैलाने वाला होगा, उसी को संविधान से नफरत होगी या उसी को संविधान से दिक्कत होगी। भारत का संविधान तो बहुत ही बढ़िया संविधान है, दुनिया के जो बेस्ट संविधान है उनमें से एक है। और यही संविधान हम सबको, सभी भारतवासियों को, बिना किसी जाति, धर्म, नस्ल के भेदभाव के, यह संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय की गारंटी देता है, स्वतंत्रता की गारंटी देता है, समानता की गारंटी देता है। और यही संविधान पूरे देश में भाईचारा बनाए रखने के लिए धर्म निरपेक्षता की बात करता है। तो किसको दिक्कत होगी? ठीक है, जो इन्हें नहीं मानते हो। सर्वोच्च पद जो है राष्ट्रपति पद के लिए आज जो है वोटिंग हुई, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कहीं तरह खबर आई कि जो है क्रॉस वोटिंग हुई है, जो कांग्रेस के, जो सपा के, जो बाकी जो कुछ बागी थे, शिवसेना के मालिक, जब उन्होंने जो है मुर्मू को वोट दिया है, तो किस तरह से देख रहे हैं? जो बीजेपी के लोग लगातार कह रहे हैं भाई आदिवासी महिला को जो है सर्वोच्च पद पर पहुंचे, जो निचले दबे कुचले लोग हैं उनको मोदी जी उभार रहे हैं, तो इसको लेकर क्या, कैसे आप समझ रहे हैं? देखिए, ये लोगों की गलतफहमी है। हाँ। मैं फिर कह रहा हूं, मोदी जी नौटंकी करने में, ड्रामा करने में, इस राजनीतिक क्षेत्र में शायद सबसे टॉप पे है। झूठ बोलने में उनका कोई मुकाबला नहीं। और कोई ये उम्मीद करता हो कि जो दबे कुचले उनको उभार रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो उभरे हुए भी हैं, दबे कुचलों को तो बिल्कुल पाताल में दफन करने की है उनकी नियत, बल्कि जो थोड़े उभरे भी हैं ना, मध्यम वर्ग, उसे भी दाब के बिल्कुल पाताल में घुसेड़ देंगे। यह है मोदी जी का जो उनकी नियत है, जो उनका काम करने का ढंग और तरीका, उसका जो परिणाम होगा वो ये होगा। रही दूसरी बात राष्ट्रपति के चुनाव में, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी दल अपनी पार्टी के सांसदों को, विधायकों को किसी तरह की व्हिप जारी नहीं कर सकता, न करता है जी, क्योंकि वोट देने का अधिकार बिल्कुल स्वतंत्र है। हाँ, संसद में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, उस प्रोसीडिंग्स पे पार्लियामेंट का पक्ष होता है, वो एक अलग बात है। वहां पे वो व्हिप जारी करेगी और जो भी व्हिप के खिलाफ वोट देगा, क्रॉस वोटिंग होगी, उसके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन है वो होगा, पार्टी लेगी। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में हर सांसद किसी भी पार्टी का है और हर विधायक पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो जिसको चाहे वोट दे। क्या लेकिन एक समाज का उत्थान होगा राष्ट्रपति बनने से मुर्मू? नहीं, आदिवासी समाज का उत्थान कभी नहीं हुआ। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इस समय राष्ट्रपति कौन है? शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट का बेड़ा गर्क हो गया, वो नहीं हुआ। जितने भी देश की तबाही के कानून पिछले राष्ट्रपति शासन के पास, मतलब राष्ट्रपति इनके कोविंद जी के काल में हुए हैं 5 साल में, आप उठा के देख लीजिए, वो सारे के सारे समाज विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, देश की जनता के विरोध में हैं। सब पे होने के तो साइन है। सीए एनआरसी का हो तो, किसान कानून हो तो, जो ये खत्म किया गया, जो प्रेस इसको आरटीआई को कमजोर किया गया तो, यूएपीए कानून तो, जो वो है आपके श्रम कानून जो है उनको जो खत्म किया गया, वो ये जो सारी चीजें हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सब इन्हीं राष्ट्रपति के साथ से हुआ। कहने को कह देंगे भैया इनके समय में हुआ। और तो और मजेदार कि 10% आर्थिक आधार पर गैर संवैधानिक कानून जो पास हुआ है, वो भी इन्हीं के समय में हुआ है। और 131 एमपी लोकसभा में है, कुछ राज्यसभा में भी हैं, और इस देश में तकरीबन 1145 के लगभग एमएलए और एमएलसी हैं। इन सब के रहते हुए तो सब कुछ बर्बाद हो गया, एससी एसटी सब कुछ, और एससी प्रधानमंत्री वो है राष्ट्रपति। सो ये आप कहें कि एसटी का, यानी अगर आदिवासी समाज से कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा है तो उससे आदिवासी समाज का उत्थान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और उदाहरण तो ऐसे भी हैं कि जब ये मुख्यमंत्री वो थी, गवर्नर थी, इनके रहते आदिवासियों पर बड़ा अत्याचार हुआ। शायद झारखंड की ही बात है,
और ये चुप बैठे नहीं, कुछ नहीं किया इन्होंने। सर मानसून सत्र ये जो सारी चीज की शुरुआत हो रही है, कैसे आप देख रहे हैं विपक्ष? क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाने में कामयाब रहेगा? 32 विधेयक जो है सरकार लेकर आने वाली है, तो सरकार का तो एक इस तरह से भाई काम हम लोग कर रहे हैं, संसद खुलता है तो हम लोग काम के लिए आते हैं, विपक्ष वाले काम नहीं करने देते। नहीं सर, ये तो कहना बिल्कुल बेकार की बात है कि ये आते हैं तो काम के लिए आते, काम के लिए नहीं आते। 32 विधेयक लेकर अपने लक्ष्य को जो इन्होंने निश्चित कर रखा है उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें उसके लिए कानूनों को बनाना, कानूनों को खत्म करना, उस सब के लिए काम करते हैं। और विपक्ष को तो इन्होंने पूरी तरह से पंगु बना दिया है, पंगु। विपक्ष का अब किसी काम का नहीं रहा। अब उसकी रही चर्चा, तो अब तो भाई संसद में जो है आप शब्द जो हैं जो बोले जाएंगे, कई शब्द आपके सामने हैं। जैसे जनता को लॉलीपॉप दिया मोदी जी ने, बंद कर दिया, लॉलीपॉप नहीं बोल सकते। जैसे पोक्सो कानून सारा का सारा आप देखिए, नहीं सेक्सुअल हरासमेंट पे जुमलेबाजी नहीं बोल सकते, तानाशाह और तानाशाही नहीं बोल सकते आप गद्दार नहीं बोल सकते, आप घड़ियाली आंसू बहाने वाला क्रोकोडाइल टीयर्स नहीं बोल सकते, आप शर्म नहीं बोल सकते, आप असत्य नहीं बोल सकते। यानी प्रधानमंत्री को खुली छूट है कि जितना भी हो सके दहाड़ दहाड़ के असत्य बोलो और केवल असत्य बोलो, जुमलेबाजी करो। लेकिन अगर आप कोई और बोलेगा, आंदोलनजीवी बोल सकते हैं, आंदोलनजीवी बोल सकते हैं, परजीवी बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला आंदोलनजीवी जो है परजीवी है, ये शब्द बोला, संसद में बोला, लोकसभा में बोला उन्होंने, ये से नहीं निकाला गया, लेकिन जुमलाजीवी को निकाल दिया गया। तो सर क्या आपको लग रहा है जो सांसद है वो बोल नहीं सकते, प्ले कार्ड्स नहीं दिखा सकते, महात्मा गांधी जी की मूर्ति के पास जाकर के जो है विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो फिर क्या इस संसद को गूंगी जो है वो बनाया जा रहा है? बिल्कुल गूंगी बहरे नहीं, खत्म कर दी गई संसद। कौन कहता कि संसद है? ये जितने भी एमपी हैं तनख्वाह ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और क्या है, जब पक्ष के हो जब विपक्ष के। अगर वाकई में इनमें थोड़ा सा भी देश के जनता के प्रति, समाज के प्रति, इस देश के प्रति थोड़ा भी दर्द होता तो तुम और कुछ नहीं कर सकते। गांधी जी की मूर्ति है, उसके सामने बैठ के आमरण अनशन तो कर ही सको कि सामूहिक रूप से ये लो इस्तीफा नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। हाँ, ये भी नहीं कर सकता। अब इस पे भी लगा दिया बैन। हाँ। तो पहले ही वो नहीं कर रहे थे, बैन भी लगा दिया। कहीं डर होगा कि यार कहीं बैठ ना जाए झंडा लेके, वैसे ही जो नाक कटी हुई है। क्या आप देख रहे हैं सर जो स्थिति है महंगाई को लेकर, क्योंकि अब जो है दूध जो है तो मिल्क प्रोडक्ट के साथ ही साथ जो खाने पीने की जो चीजें हैं उस पर भी जो है 5% जीएसटी लग गया है। पहले मोदी कहते थे भाई हमने इन चीजों को जो है जीएसटी से बाहर कर दिया। तो जो सारी चीजों पर जो जिस तरह से टैक्स जो है कलेक्शन के लिए जो सरकार जो जिस तरह तत्पर दिख रही है पैसा इकट्ठा करने को लेकर, क्या आप देख रहे हैं स्थिति दयनीय है ज्यादा? अरुण जी, आप तो जो गाँव के रहने वाले हो जी, किसान के बेटे हो, किसान हो जी, छाछ पे कभी टैक्स लगते देखा? मोदी ने छाछ पे लगा दिया, हर चीज पर टैक्स लगा दिया। और इतनी लंबी लिस्ट है जिस पे जीएसटी लगाया है कि आदमी उसे पढ़ के ही बेहोश हो जाएगा। तो वो प्रधानमंत्री, मैं अब इन्हीं शब्दों में बोल रहा हूं कि जो देश की जनता का खून चूस लेना चाहता हो उसको पूरी तरह से निचोड़ के तबाह और बर्बाद कर देना चाहता हो। सर जो समर्थक वो कह रहे हैं कि देश का बलिदान ये नहीं है कि सिर्फ जो मिलिट्री में जो लोग लड़ रहे हैं वही देंगे, जो देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको भी देश के लिए बलिदान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, टैक्स तो आपको देना पड़ेगा तभी देश की तरक्की होगी। मोदी जी कहां से पैसा लाएंगे? यही तुम्हारा बाप कहता था, ये मोदी तो कहता था कि टैक्स जो है मतलब ये एक, आपने सुना है मोदी जी का जिस समय प्रचार कर रहे थे यही कहते थे मोदी जी। क्या कैसी सरकार देखी आपने कि भी आटे पे भी टैक्स, दूध पे भी टैक्स, इस पे भी टैक्स, और अब आप जितना नहीं सोच सकते उससे आगे तक टैक्स लगा दिया। तो उसको चेहरा दिखाओ ना, उन भक्तों को भी दिखाओ, अंधभक्तों को भी, प्रधानमंत्री को भी दिखाओ, सरकार के जितने भी लोग हैं उनको सबको दिखाओ कि यही कहा था प्रधानमंत्री ने, और अब इन सारी चीजों पर लगा रहे हो। तो देश के लिए तुम ही देश बचा, देश के लिए कर्जा देना पड़ेगा जो लूट लूट के खा लिया। आप सर बखूबी जानते हैं जो देश पर जो कर्जा हो रखा है, तो सारी चीजें वो भी देना है तो पैसा तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना। तो ऐसा करें, एक बार में पूरी जनता को खड़ा करके गर्दन कटवा दें उसकी, और जो भी उनके खाते में पड़ा हो, उनके घरों में हो, उनकी तिजोरी में हो, उस सबको लूट के और एक साथ इस देश का कर्जा ही उतार दो। अगर यही कर्जे वाली बात है तो, लेकिन होगा नहीं ना, ऐसा कर्जा नहीं उतारा जाएगा। वो भी लूट के केवल अपने ही घर भरे जाएंगे, अपनी ही सत्ता को बनाए रखने के लिए सब कुछ इंतजाम होगा, अगर ऐसा भी होगा तो। क्योंकि सर आपने देखा बांग्लादेश में जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, तो इस तरह से कोई स्थिति खराब ना हो, तो अभी मोदी जी ने खुद कहा कि जो मुफ्त की रेवड़ी है, ये जो कल्चर है बेदी, जो शॉर्टकट जो अपना जा रहा है ये गलत है, तो देश को जो है बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए आपको जो है जिम्मेदार नागरिक के नाते
अरुण जी, बहुत ही मतलब शर्म की बात है जी कि इस देश का अहंकारी अनपढ़ तानाशाह प्रधानमंत्री जी कुछ भी बात कहते समय उसको जरा से भी शर्म नहीं आती है। जो रेवड़ी बांटने की बात कह रहे हो, जो रेवड़ी बांट रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, लेकिन ये बात कहने से पहले प्रधानमंत्री मोदी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। अपने गिरेबान में जो यार है ना प्रधानमंत्री जी के, वो अंबानी और अडानी, उन उद्योगपतियों को हर साल 6 लाख करोड़ रुपया माफ किया जाता है। 6 लाख करोड़। और उन्होंने इनके सामने सिर्फ टुकड़े ही डाले होंगे, सिर्फ टुकड़े। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़ दे दिए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 20,000 करोड़ दे दिए होंगे, लेकिन उनको 6 लाख करोड़ की साल में टैक्स में छूट दी जाती है। और अब तक पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने उन उद्योगपतियों के 10.5 लाख करोड़ माफ कर दिए। तो रेवड़ी कौन बांट रहा? अबे रेवड़ी क्या, तुम तो पूरी दुकान ही नाम करे दे रहे हो, घर ही नाम करे दे रहे हो, देश को ही उनके नाम करे दे रहे हो। सर अडानी एक चीज और नंबर पर आ गया। एक चीज और बताऊं, वो तो 5 में क्या पहले पे भी आ जाएगा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है देश का एक व्यक्ति। नहीं, मैं तो कह रहा हूं बहुत बढ़िया होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति के पास तो इतना कि उसे पता ही ना हो, और देश में जो 110 करोड़ की आबादी है उसकी स्थिति ऐसी है कि उसे ढंग से खाने को रोटी भी नहीं मिल रही हो। 22 करोड़ तो अंतरराष्ट्रीय संस्थान जो कहा उसी के हिसाब से धंधा शुरू करो, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सब करो, सब इसी तरह से आगे बढ़ो। क्या करेगा और कहां बेचेगा? नंगा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा? कहां ले जाके बनाएगा? जिन सारी चीजों को बता रहे हो कि स्टार्टअप करो, काहे का स्टार्टअप करेगा? जो बनावेगा मुद्रा लोन काहे से ले लेगा? उसे जो पटाने को भी चाहिए, जो चीज बनाएगा उसे खरीदने वाला भी तो चाहिए। जेब में सब तो पब्लिक की में से सब कुछ निकाल लिया, पब्लिक की जेब में नहीं चवन्नी भी, खरीदेगा कौन? तो जब खरीदने वाला नहीं होगा तो बनाएगा क्या? और बनेगा नहीं तो फिर आगे देश चलेगा क्या? ये जो आप सारी चीजें कह रहे हैं, इन सब चीजों को मैंने इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। एक और आंकड़ा आपको बताता हूं, उसका जवाब भी प्रधानमंत्री को देना चाहिए। और मैं कहता हूं इस देश की पब्लिक को, हर व्यक्ति को, उन चंद अंध भक्तों को छोड़कर, मोदी भक्तों को छोड़कर, देश के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की आंख में आंख डाल के उससे यह सवाल पूछे कि अपने यारों को कितना लुटाओगे। मैंने 2 चीज तो आपको बता दी, एक चीज और बताऊं। 2019 के जब चुनाव हुए, 2019 के चुनाव के बाद, जो 19 या 14 के चुनाव की बात है, उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने जो इनसे टैक्स लिया जाता था 30%, इनसे पूंजीपतियों से, और उनसे जो 30% टैक्स था, पता है उसमें कमी करके कितना कर दिया? 22%। और उस 22% से देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ? 1,42,000 करोड़ का नुकसान हुआ। किसको दी जा रही है सारी छूटें? ठीक है सर, एक सवाल ये है, क्योंकि जिस तरीके देखा जाए जो भारत का व्यापार घाटा है वो जिस तरीके से बढ़ रहा है, जो आयात निर्यात के बीच में जो गैप है वो आपने देखा या किस तरीके से जो स्थिति है, क्या आपको लग रहा है जो डॉलर जो है 80 पार कर गया है, इसको लेकर जो है कई बयान भी जो है मार्केट में लगातार जो है सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। बीजेपी की जो नेता थी, जो आजकल स्वर्गीय हो गई है, सुषमा स्वराज जी, उनका बयान चल रहा है कि जो देश की प्रतिष्ठा है वो गिर जाती है जब देश का रुपया गिर जाता है। प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने इस तरह ही बातें कही थी, मनमोहन सिंह। तो भाई मैं तो यही कह सकता हूं कि सुषमा स्वराज जी ने जिस समय कहा था कि केवल रुपया नहीं गिर रहा, देश की प्रतिष्ठा गिर रही है, तो मोदी जी की प्रतिष्ठा तो कुछ है ही नहीं, वो तो पहली मिट्टी में मिल चुकी है। लेकिन उस हिसाब से भी अगर देखो तो जो अंधभक्त है उनकी नजर में भी जैसी है, जिस तरह से प्रधानमंत्री की आबरू गिर रही है, रुपया भी उसी स्पीड से नीचे गिर रहा है। और मुझे बहुत कहने में कोई झिझक नहीं है, अगर यही रफ्तार रही तो ये अंध भक्त जो हैं और मोदी भक्त जो हैं, ये सब देखते रह जाएंगे, और इनके देखते देखते मोदी की उम्र से कहीं पहले ये रुपया जो है 100 पार कर जाएगा डॉलर के मुकाबले आने वाले समय में। आप देखना, क्यों? देश का व्यापार पूरी तरह से चौपट होता चला जा रहा है। हमारा जो वित्तीय घाटा है वो बढ़ रहा है, और हमारा जो व्यापार घाटा है वो बढ़ रहा है। इसके साथ साथ देश पर कर्जा बढ़ रहा है। ये जो भक्त कहते हैं ना, देश के लिए देना पड़ेगा, देश के लिए देना पड़ेगा, तुम ही बड़े देने वाले बनने हो, तुम्ही ने दिया है। जब पूंछ दबा के भागे थे राष्ट्रीय आंदोलन में,
तब नहीं पता रहती तुम्हें कि देश को आजाद कराने के लिए भी कुछ देना है। तो ये जो भक्त हैं इनको पूछना और इनसे कहो कि तुम बताओ, और तुम जो जिसने लिया है मोदी जी वो बता मैं कि जो देश पर कर्जा 53 लाख करोड़ था 2014 में, वो आज की तारीख में 135 लाख करोड़ क्यों पार कर गया, और क्यों रिजर्व बैंक कह रहा है कि आने वाले समय में वो 31 मार्च 2023 तक 155 लाख करोड़ पार कर जाए। सर मीडिया जो है, टीवी मीडिया, वो लगातार कह रहे हैं कि जो लोग लगातार भारत को श्रीलंका के साथ कंपेयर करें, टुकड़े टुकड़े कहेंगे, भारत की लंका लगाने वाले लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, ये सिर्फ हर समय यही बजते हैं कब जो है सत्यानाश, और ये मोदी के विरोध में, देश विरोध में उतर आए हैं। इनको जो है ये नहीं दिख रहा है श्रीलंका का भारत का। देखो ये जो जिन्हें आप बता रहे हो ना, ये मीडिया, गोदी मीडिया, हाँ, मुझे पक्का विश्वास है, हाँ, मैं जानता हूं, हाँ, मैं इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की जनता जिस दिन सर से पानी वैसे ही उतर चुका है, लेकिन जिस दिन उसकी बर्दाश्त करने की शक्ति खत्म हो जाएगी, सबसे पहले इसी मीडिया का इंतजाम करेगी इस भारत की जनता जो है। और हकीकत में देश के सबसे बड़े गद्दार यही गोदी मीडिया है, जिसका काम सच दिखाना था और सरकार को आईना दिखाना था, सरकार से सवाल पूछ रहे थे जनता के तरफ से, लेकिन उन्होंने सवाल नहीं पूछे, बल्कि अपना ईमान बेचकर दलाली करने लगे और प्रधानमंत्री की चौखट को चूमने लगे, चाटने लगे। उस स्थिति को देखते हुए जो ये सब कर रहे हैं, प्रवक्ता जो बन गए हैं पार्टी विशेष के, और प्रवक्ता बन के जो सिर्फ उसके लिए काम कर रहे हैं, उसके हर गलत चीज को छुपा रहे हैं, असली देशद्रोही, देश के गद्दार यही है। मोदी जी देश की जनता एक दिन इनका इलाज करेगी। मोदी जी अकेले क्या क्या करे? अभी ये भी कहा जाए जो जनसंख्या है वो इतनी बढ़ रही है, अब मोदी जी क्या कर ले अकेले? छोड़ के बैठ जा पर को। मोदी जी क्या क्या करा तो छोड़ के बैठो ना, बड़े आराम से हम कर लेंगे, और इस देश में करने वाले भत्ते ने क्या करने की जरूरत है? आराम से बैठो, झोला है ही क्या तुम्हारे पास? नहीं है तो झोला भी दिलवा देंगे 50 रुपए का, उसे टांग के जो जाओ जहां कुछ जाना चाह रहे थे आराम से। चौराहे पे तो आए नहीं तुम, जो जनता तुम्हारा इलाज करती तो चौराहे पे तो आए नहीं, तो अब तुम झोला लेकर जाओ, 50 रुपए का झोला तुम्हें दे देंगे, घर बैठो, इस्तीफा देकर अपनी जो मंडली है, चौकड़ी है, उसे भी ले जाओ। देश को संभालने वाले बहुत लोग हैं सर, एक तुमसे कहीं ज्यादा कई गुना काबिल लोग हैं। वो यही कह रहे हैं कोई नहीं है मोदी के सामने, पूरी दुनिया में मोदी जैसा नेता कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल, मोदी जैसा कोई नेता नहीं है, क्योंकि मोदी में क्वालिटी क्या है? एक नंबर का झूठा, एक नंबर का बेईमान, एक नंबर का भ्रष्ट, एक नंबर का अनपढ़, देश को तबाह करने वाला, ये है मोदी। एक नंबर का कायर और डरपोक, ऐसा वाकई में कौन नेता? कोई भी नेता। आखिरी सवाल मेरा आपसे, एक सकारात्मक संदेश मैं चाहता हूं आपसे, क्या आपको लग रहा है ये जो सारी स्थिति जो खराब हुई है, बेरोजगारी, जो सारी चीजें हैं, क्या आपको लग रहा है कि कब तक अच्छे दिन आए, कब तक इकोनॉमी लौटेगी, कब तक लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीजें ठीक होगी? और जिस तरीके से बेरोजगारी का आलम है, उसके बाद जो है सरकार ने जिस तरीके से ये अग्निवीर बाकी योजना निकाली कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले, और एक जो उनके पास एक अमाउंट भी, कुछ अपना काम धंधा शुरू करे, स्टार्टअप शुरू हो, देश में लोग जो सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे। अरुण जी, मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ एक उदाहरण से। हाँ। कभी जब बीमार होते तो डॉक्टर के पास जाते हो ना जी, डॉक्टर नब्ज देखता, तुम्हारे टेस्ट वेस्ट करा लिए, पता लगी कभी बीमारी है, तो डॉक्टर जो 3 काम करता। नंबर 1 तो आपको दवाई देता है जो बीमारी है उस बीमारी को खत्म करने के लिए जी। दूसरा वो कहता है देखो भाई ये चीज नहीं खानी, इनका परहेज करना है जी। और तीसरा कहता है देखो ये चीज खानी है। क्यों कहता है? जिनको खाने के लिए मना करता है वो इसलिए मना करता है कि उनसे वो बीमारी बढ़ती है, होती है, इसलिए उन्हें मना करता है। और जिनको खाने के लिए कहता है उनसे उस बीमारी को रोका जाता है, उस बीमारी को रोकने में सहायक होती है। और दवाई तो है ही बीमारी का इलाज। तो मैं इसका इलाज अब ऐसे बताता हूं, ऐसे इलाज बताता हूं। हाँ। एक तो सबसे पहले, अगर वैसे मैं जानता हूं बची नहीं है किसी में, पर फिर भी किसी कोने में कहीं जरा सी जो है अगर बची हो नैतिकता, सबसे पहला काम प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए, इस्तीफा दो सरकार का, और जो कहो हाथ जोड़ के माफी मांगे इस देश से कि मैंने जितने भी पाप किए हैं, इस देश के लोगों को, जनता को जितना सताया है, मेरे सारे गुनाह को माफ कर दो, मैं अब जा रहा हूं, मेरे बस की नहीं है कुछ भी, पहले भी नहीं था, पर पहले मैं अहंकार में डूबा रहा, मैं इसे छोड़ के जा रहा हूं, अब आप जो कोई भी अच्छा व्यक्ति आए, टीम आए, वो संभाले। तो पहले तो मोदी जी को हटाना, तो मोदी जी खुद हट जाए तो बढ़िया, नहीं तो 2024 में देश की जनता को पूरी ताकत से अभी से तैयारी करनी चाहिए कि मोदी जी को, मोदी सरकार को, भाजपा सरकार को केंद्र से उखाड़ के फेंकेंगे। एक तो ये इलाज, तो ये हो गया भाई, जिससे बीमारी बढ़ रही है पहले उसे हटाओ।
रोको उसे। अब दूसरा इलाज यह है कि अच्छे लोग घरों में ना बैठें, अच्छे लोग केवल नौकरी के लिए ना भागें, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। संघर्ष हर जगह कहां नहीं है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में अच्छे लोग आएंगे, काबिल लोग आएंगे, ईमानदार लोग आएंगे, इस देश को बचाने के लिए, इस देश को वाकई में विश्व गुरु बनाने के लिए, दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर लाने के लिए इस देश के लोग आगे आए, वो आए, और उसके बाद में उन लोगों को जिताकर संसद में भेजा जाए और फिर वो लोग बेहतरीन तरीके से ईमानदारी के साथ में काम करें ताकि ये देश आगे बढ़ सके। हालांकि जितना नुकसान मोदी जी ने कर दिया, अच्छे लोग भी आएंगे तब भी इसको ठीक करने में भी काफी समय लगेगा, लेकिन मुझे विश्वास है अगर अच्छे लोग आएंगे तो ये जो जितना नुकसान है ये धीरे धीरे पूरा हो जाएगा और देश निश्चित रूप से तरक्की करेगा। हमारे देश में काबिल लोगों की, आप मानते हैं इसमें? हमारे देश में काबिल लोगों की, टैलेंटेड लोगों की, ईमानदार लोगों की, अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। रही ईवीएम, सो बीजेपी सिर्फ ईवीएम की वजह से है, ये तोता है, ये तोता है। राष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम इस्तेमाल नहीं हुई ना, ये हो रही है? नहीं। मुझे नहीं पता हो रही है नहीं, बैलेट पेपर से हो रही है। तो अब इनसे ये पूछो कि बैलेट पेपर से अगर तुम यहां कर रहे हो तो ये बैलेट पेपर से पूरे देश में क्यों नहीं कराते हैं? कराओ ना इसे भी ईवीएम से। सो हम जो कह रहे हैं कि ईवीएम ही मोदी सरकार की जान है, तोता है, इसे क्यों नहीं हटाते हैं? हटाना चाहिए ना। और जिस दिन ईवीएम हट जाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगी बीजेपी। मोदी जी का पता भी नहीं लगेगा कितने वोटों से हारेंगे। सर, एक पोस्टर लगातार वायरल हो गया, तो मोदी जी आए हैं जिन्होंने जो नेशनल एम्बलम है उसमें जो है जो शेरों की जो स्थिति है, जो उनका जो दांत दिख रहे हैं जिस तरीके से लग रहा है जैसे आदमखोर है, जब योगी जी आए तब वो शेर और जोर से दहाड़ेगा। हाँ बिल्कुल, और दहाड़ेगा और अपनी ही जनता को फाड़ डालेगा। यही हो रहा। उसके खूनी दांत देखे नहीं, वो खूनी दांत आदमखोर शेर की तरह बताते हैं कि मेरे पास आओगे तो मैं फाड़ दूंगा, नहीं भी आओगे तो भी मैं फाड़ दूंगा। यही तो सब कुछ हो रहा है। देखिए, बात इसकी नहीं है कि खूनी दांत आए नहीं आए, मैं समझता हूं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो मूर्ख हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है जी। जिस चिन्ह को बनाया गया वो किस लिए बनाया गया, आपने किससे लिया है? वो सम्राट अशोक का जो स्तंभ था जी, उस स्तंभ का सिरा था, वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, वो एक ऐतिहासिक धरोहर है। आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो छेड़छाड़ करके आपने बेसिकली संविधान का अपमान किया। हालांकि मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता, नहीं, कानूनी कार्रवाई मैं समझता हूं इतनी ही हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट ही ये कहे कि भी आपने ये जो किया है गलत किया है, इसे यहां से संसद के परिसर से हटाओ। जो वाकई में जिस तरह की वो है वो होनी चाहिए। भैया अब तो वही है, सब कुछ वही है, वही जो रिपोर्ट लिखने वाले हैं, वही जो है इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, और अब तो अदालत भी उन्हीं के हिसाब से काम कर रही है। तो होना क्या है, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये राष्ट्रीय प्रतीक के साथ में छेड़खानी है, सरासर ये गंभीर अपराध है, और ये जितना वैसे है उससे कहीं ज्यादा है, ये नैतिक अपराध है, ये इतिहास के साथ में छेड़छाड़ है। ठीक है, तो ये थे मेरे साथ भानु प्रताप जी, जिन्हें साफ तौर से कहना है कि आज जो स्थिति खराब हुई है उसके पीछे जो है सिर्फ मोदी सरकार है, मोदी सरकार का हाथ है। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो